हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, रेलवे जनरल साइंस का जो सीरीज़ चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो वो उसका आज होगा क्लास नंबर 12, जो कि फिजिक्स होगा हम लोगों का आज। ठीक है, और फिजिक्स का ये हम लोग का होगा चौथा लेक्चर। और ये हम लोगों का आज का लेक्चर ग्रेविटेशन के ऊपर होगा। पूरा ग्रेविटेशन हम लोगों ने आज कंप्लीट करना है। उसके बाद छोटा सा एक पोर्शन इसमें है कि फ्लूइड का। ठीक है, फ्लूइड भी इसमें हम ऐड किए हैं। तो ये वाला सेक्शन ग्रेविटेशन कंप्लीट करने के बाद फ्लूइड का भी सेक्शन हम लोगों ने देखना है। ठीक है, फ्लूइड करेंगे, उसके बाद दोनों का क्वेश्चंस करेंगे, पूरा कुछ कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, और आपको पता है कि ये वीडियो एक क्लास वन चैप्टर टाइम, मतलब एक क्लास में हम लोग एक चैप्टर पूरा खत्म कर रहे हैं। और रेलवे का जो भी वन डे एग्जाम होगा, जेबी जेई एन टी आर आर बी जेई एन टी पी सी ग्रुप डी एल पी आर पी एफ टेक्नीशियन, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हमेशा आता है। और ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये सब पता है। तो सिलेबस की तरफ देखें तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का हम एक सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मोशन किया, फोर्स एंड प्रेशर कर लिए। तो आज का लेक्चर चौथा लेक्चर होगा फिजिक्स का, वो कि ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड होगा। पहले ग्रेविटेशन करेंगे, उसके बाद फ्लूइड करेंगे, करके पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट का दो चैप्टर, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे करके पूरा सीक्वेंस वाइज फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ग्रेविटेशन से पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फ्लूइड में जाम करेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रेविटेशन आते हैं। ग्रेविटेशन क्या है, पहले ग्रेविटेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ये सारे चीज़ वर्ड के बारे में हमको पता ही है। लेकिन इसका मेन डेफिनेशन क्या होगा या कॉन्सेप्ट क्या होता है ग्रेविटेशन, आपको तो पता ही है, फिर भी एक रिवीजन टाइप होगा। और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा। ठीक है, उतना कुछ है नहीं, तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है या ग्रेविटेशन क्या होता है। मान लीजिए दो वस्तु है, ठीक है, इसमें कोई मास होगा, इस वस्तु में एक मास है, इस वस्तु में एक मास है। ये दोनों वस्तु क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। ठीक है, तो ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स को ही बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास, और ये इसका मास है m1, इसका मास है m2। इसका मास जितना ज़्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है और इसमें हम लोग हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अर्थ में ऐसे क्यों टिके हुए हैं। ठीक है, हम तो अर्थ से निकल भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं यूनिवर्स में, ऐसे कि हम लोग अर्थ में ही क्यों टिके हैं। इसका वजह है कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी है मतलब अर्थ का एक मास है, अपना एक मास होता है, और हम लोगों का भी एक छोटा सा मास होता है। क्या करता है अर्थ, अर्थ अपने ऊपर हर एक ऊपर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और हम भी अर्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन अर्थ का मास हमारे रेस्पेक्ट में इतना ही ज़्यादा होता है कि अर्थ जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों के पर्सपेक्टिव रेस्पेक्ट में। तो हम अर्थ बहुत ज़्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसको ही हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि हम लोग अगर देखें कि टाइड वगैरह जो जोर वाटा ये सब होता है, ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे होता है हम लोग का अर्थ, और ये रहा हम लोग का मून। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, सन अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और मून भी क्या करेगा, अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अर्थ में जो वाटर सरफेस होता है, ये अर्थ की सन की तरफ ऐसे उठ जाएगा, और ये मून की तरफ जो वाटर सरफेस है ये भी इतना उठ जाएगा। तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा टाइड सेक्शन। ठीक है, तो इस टाइडल वेव वगैरह जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ, सन अर्थ की अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एक दूसरे के ऊपर, इसको ही बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले और एक चीज़, अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अगर फोर्स कौन सा होता है, मोस्ट वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा, एंड मोस्ट वीकेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड मोस्ट वीकेस्ट फोर्स कौन सा, मोस्ट स्ट्रॉन्ग वीकेस्ट फोर्स होगा ये हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन, एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स।
ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। और एक चीज़ कि ये वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा उतना एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, वो बाद में आता है, जो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब उसमें हम याद करेंगे। अगर ये ग्रेविटी के बारे में पूछ लिया कि ग्रेविटी कौन फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, ये तो पता है कि सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट 1666 में ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्क्राइब किया था। ठीक है, जब एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर से एप्पल नीचे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, ये ग्रेविटेशन के दौरान हो रहा है। ठीक, अर्थ अपनी तरफ हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आगे जाते हैं कि ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है, कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ये क्या होता है, मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, जिसका मास है m1 मास की एक वस्तु है और m2 मास की और एक वस्तु है। तो ये क्या करेगा, वो दोनों वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही तो ग्रेविटेशन की लॉ है। लेकिन इसमें दो चार चीज़ है। पहले तो जो फोर्स होगा ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा इन दोनों के मास का जो मल्टीप्लाई है उसके ऊपर। अगर इन दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा ये अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, जो अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ देयर मासेस। तो यही लिखा है ना फर्स्ट लॉ में, जो फोर्स होगा ये अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ देयर मासेस। मान लीजिए इसका मास है 5 kg और इसका मास भी 6 kg। ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि जो इसका मास 10 kg हो जाएगा, इसका मास 15 kg हो जाएगा, इसमें अट्रैक्ट करने ज़्यादा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसका मास जितना ज़्यादा हो जाएगा उसका अट्रैक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो मास का मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जो डिस्टेंस होगा दोनों वस्तु के बीच में, जो डिस्टेंस होगा ये हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों के वस्तु के बीच में डिस्टेंस है आर, तो ये आर का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका फोर्स उतना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखे तो क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। सो इसको अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो किससे हटाएंगे, जी से हटाएंगे। जी क्या हो जाएगा हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर लिखा है कि जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जी का वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा कि 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg²। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। और इसमें क्या है, एफ हो जाएगा फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। m1 इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अगर इसके बाद हम देखेंगे स्मॉल जी आएगा, स्मॉल जी हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो बाद में आएंगे। और जो जी का वैल्यू किसने, जी जो फाउंड आउट किया था, किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, और इसका साल भी पूछ लेगा तो 1798 में किया था। ठीक है, तो ये जी का वैल्यू किसने फाउंड आउट किया था, जी हेनरी कैवेंडिश ने। और यूनिवर्सल लॉ फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, ये हम लोगों ने अभी देख लिया। और इसके ऊपर हम आएंगे कि वेट के बारे में अगर देखें कि वेट ऑफ द बॉडी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछे तो मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, इतना ज़्यादा होता है। ठीक, इतना किलोग्राम 10⁻24। ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6371 kg। ठीक है, ये दोनों हम चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है कि एक अगर ये हम लोग का अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ का मास हम लोग पकड़ लिए कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, और अर्थ के ऊपर एक वस्तु है, छोटा सा वस्तु, उसका मास क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हमने पकड़ लिया। और इस वस्तु का सेंटर से अर्थ के सेंटर तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो फर्स्ट वाला यूनिवर्सल लॉ जो फॉर्मूला था उसमें अगर पुट करेंगे, उसमें क्या था फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2/r²। यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा हम लोगों का जो हम लोग का वस्तु का मास हो जाएगा, m2 हो जाएगा जो कैपिटल M, मतलब जो अर्थ का मास हो जाएगा वो हो जाएगा। और r² जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब जो वो दोनों वस्तु के बीच का डिस्टेंस मतलब यहाँ पे इसका सेंटर से यहाँ पे अर्थ का सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोगों का कैपिटल R।
तो कैपिटल आर स्क्वायर ये इसमें डिनोट किया है। और एक चीज़ हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर फोर्थ चैप्टर में पढ़े थे कि ए फिजिकल टू एम इंटू ए, मास इजिकल टू फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोगों ने देखा था। और एक चीज़ यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए फिजिकल टू एम इंटू जी। तो एफ का हमको दोनों फॉर्मूला मिल गए, तो उसको हम इक्वल करेंगे। तो उसमें क्या मिलेगा, पहले तो हमारे पास था ए फिजिकल टू एम इंटू जी हो जाएगा, और उसके बाद ए फॉर्मूला आया एम जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। इस दोनों को हम अगर इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला सेक्शन आ जाएगा ना। तो इसमें अगर स्मॉल एम कट जाएगा तो क्या रहेगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। अगर इसमें अगर यहाँ पे हमने को पढ़ा था ना कि मास ऑफ द अर्थ, ये वाला क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये दो अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो पता ही हमको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.667 इंटू टेन टू द पावर -11 इंटू ये वाला सेक्शन मास ऑफ द अर्थ, और ये हो जाएगा हम लोग का अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ। ये अगर सब कुछ को सॉल्व करें तो इसका हम लोग का क्या आया, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जी का वैल्यू आया, जो हर एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर दिया होगा जी का वैल्यू तो तब भी 9.8 ही हम लिखेंगे, कभी कभी 10 लेके भी कोई क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो नहीं तो 9.8 ही इन अप्रोप्रिएट है। तो जी का वैल्यू कहाँ से आया, पता चला ना अभी कि 9.8, हमेशा हम बोलते हैं कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, यहाँ से ही आया कि यहाँ में क्या है, यहाँ पे है मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। तीनों वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो ये वाला सेक्शन आ गया हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेट एंड मास के ऊपर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मास तो एम होता है, ठीक है, मास हम लोगों का क्या होगा, एम से हम डिनोट कर रहे हैं। लेकिन वेट अगर पूछे, वेट क्या हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि हम लोग को पता है कि मून का जो ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका 1/6 होता है। द ग्रेविटी ऑफ मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द मून विल वेट ओनली 1/6 ऑफ देयर वेट ऑन अर्थ। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि मान लीजिए एक वस्तु का वेट, एक वस्तु है जिसका वेट अर्थ में है 60, वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं, जिसका सॉरी मास की बात कर रहे हैं पहले, जिसका मास है अर्थ में 80 kg एंड उसका मास मून में क्या हो जाएगा। मून में ये नहीं करेंगे कि मून में हो जाएगा 10 kg, नहीं, मास की बात करें। मास हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, कहीं पर भी जाओ, ठीक है। तो इसका मास भी हो जाएगा 60 kg। लेकिन अगर वेट की बात करें वस्तु का, तो अर्थ में हो जाएगा 60 kg, वहीं पर मून में हो जाएगा 10 kg, क्योंकि 1/6 वहाँ पर घट जाता है, ठीक, 1/6 हो जाता है हमेशा। तो ये कुछ है कि मास अगर 10 kg होगा तो उसका मून में मास 10 kg होगा, तो अर्थ में भी मास 10 kg हो जाएगा। लेकिन किसी का अर्थ में वेट हो जाएगा 980 न्यूटन, तो इसका 1/6 हो जाएगा मून में, ठीक है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वेट हमेशा 1/6 होता है, मास हमेशा हर एक जगह कांस्टेंट है, वो मून में हो, सन में हो, अर्थ में हो, जुपिटर में हो, हर एक जगह उसका मास कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहता है, मास क्या होता है, मास उसके अंदर का जो द्रव्यमान होता है उसको ही हम मास बोलेंगे। लेकिन वेट में क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जी का वैल्यू हमेशा हर एक जगह अलग होगा। अर्थ में जी का वैल्यू है 9.8, इसलिए एक अलग आ रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें मून में, इससे बहुत कम हो जाएगा, तो ही तो ये बहुत कम आ रहा है ना। तो इसमें जी इंक्लूड है, तभी वेट हमेशा अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 2-3 कर लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ मून is 1/6 of the value of the G on the earth. The person jump
1/5 meter on the earth, then how can high jump he how how high he can jump on the moon. बोल रहा है कि अगर मून का जो ये होगा उसका वेट हो जाएगा वो 1/6 है अर्थ अर्थ से। तो अगर वो अर्थ में 1.5 मीटर जंप कर सकता है तो मून में कितना जंप करेगा, कितना करेगा जंप, उससे ज़्यादा जंप करेगा ना। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ में वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है और मून में उससे कम हो जाएगा, 6 टाइम्स ज़्यादा कम हो जाएगा अट्रैक्शन। तो ये जंप उतना ज़्यादा कर पाएगा, कम खींचेगा ना मून, तो इससे 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो 1.5 मीटर अर्थ में कर पा रहा है तो उससे 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा मून में, उतना ज़्यादा जंप कर पा रहा है। ठीक है, ज़्यादा जंप कर पा रहा है। क्यों जंप कर रहा है, क्योंकि मून में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि लेट्स से द एन इमेजिनरी प्लैनेट, एक इमेजिनरी प्लैनेट पकड़ लिया हम लोगों ने, हुज मास एंड रेडियस आर बोथ इक्वल टू हाफ that of the earth. If the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, then what will be the acceleration due to gravity on the planet. अर्थ में जी वो पकड़ लिए तो उस प्लैनेट में, जो इमेजिनरी प्लैनेट हम लोगों ने बोला, उसमें कितना होगा जी का वैल्यू, वही पूछा हम लोगों ने। यहाँ पे हम क्या जानते हैं, ये हम लोगों का अर्थ है और ये इमेजिनरी प्लैनेट है। ठीक, इमेजिनरी प्लैनेट है। तो इसमें अर्थ का मास m है और रेडियस r है, तो इसमें हम लोग का क्या फॉर्मूला आता है, g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r²। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोल दिया ना हम लोग का जो कौन सा रेडियस आर बोथ इक्वल, रेडियस हम लोग का ना हुज मास एंड रेडियस आर बोथ इक्वल टू द हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब मास भी हाफ है रेडियस भी हाफ हो जाएगा। तो जो इमेजिनरी प्लैनेट है उसका जी डैश पकड़ लेते हैं, तो कैपिटल जी इंटू मास क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेडियस हाफ होने से क्या होता है, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये 4 हो जाएगा, 4 होके ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2g। ठीक, क्यों 2g आ रहा है, अच्छा कर देते ये, इसमें से क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम, ये m2 नीचे आ जाएगा, यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा इंटू r²। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ये वाला सेक्शन क्या आ जाएगा, ये जो हम लोगों ने अभी किया इसका ही तो 2 गुना ये दिखाई दे रहा है, तो ये जी डैश इज इक्वल टू 2g, तो इसका क्या हो जाएगा 2g आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन क्या, द अर्थ ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 6000 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्या हो जाएगा, वेट बोला। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, वेट पूछा है कि मास पूछा है। अगर ऐसे कायदा करके मास पूछ लेता और मास पूछ लेता और बोलता कि अर्थ में है 6000 न्यूटन तो मून में बताओ, तो जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते, 1000 न्यूटन करके टिक करके चले जाते और एग्जामिनर कैंसिल कर देता। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोला है वेट, तो वेट बोला है तो यही होगा, 1000 ही होगा। लेकिन अगर मास बोलता तो होगा 6000 न्यूटन, सेम ही रहता है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया पहले। इसके बाद आता है कि ग्रेविटेशन कैसे चेंज होता है और बाकी कुछ वगैरह देख लेते हैं। द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेज विद डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हाइट और डेप्थ, जितना हाइट आप ऊपर जाओगे और जितना डेप्थ नीचे जाओगे उससे डिक्रीज हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। और वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल एंड द लेस एट द इक्वेटर। इस पोल मतलब यहाँ पे एकदम दो ऊपर, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्स हो जाएगा। और इक्वेटर माने इतना यहाँ पे एकदम बीचों बीच क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर। ऐसा अगर अर्थ रहा, अर्थ तो 3D सब्जेक्ट ना, ऐसे अर्थ यहाँ पे सेंटर है तो इसमें जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, जी का वैल्यू कहाँ पे कैसे चेंज होता है ये देख लिया अगर हम लोगों ने। और मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अगर अंडर ग्रेविटी होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें क्वेश्चन वगैरह अगर पूछ लिया तो इससे हम कर सकते हैं रेफरेंस से।
मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पे, यहाँ से आप एक बॉल ले लिए, बॉल को ऊपर फेंक सकते हैं और नीचे भी फेंक सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से बॉल को कभी भी ऊपर फेंके नीचे फेंको, उसमें जी का वैल्यू कभी हर एक टाइम नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और वी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी होगा, वो अगर ऊपर फेंके किसी वस्तु को एक रेफरेंस पॉइंट से, वो प्लस हो जाएगा, और नीचे की तरफ फेंके तो माइनस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऊपर की तरफ प्लस होगा, नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है ए इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होता है, जी ए का वैल्यू हम जी रखेंगे, ए इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन एस का वैल्यू अगर बोल दिया कि एक आप एक कहीं पे खड़े हो, वहाँ से बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हो, तो नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये वाला सेक्शन माइनस हो जाएगा। इसके ही बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद लिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि लिफ्ट में क्या होता है। लिफ्ट में 3 कॉन्सेप्ट होता है। एक तो होता है लिफ्ट होता है अपवर्ड जा रहा है, लिफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है, और क्या होता है लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट क्या होता है अपवर्ड जा रहा है, और एक क्या होता है फास्ट लिफ्ट जब स्टेशनरी रहता है, लिफ्ट कभी नहीं कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट है स्टेशनरी है, तो क्या होता है उसका जो वेट होता है, द वेट ऑफ द वेट इज इक्वल टू द रियल वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी जो हम लोग अगर कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे, अरे क्या हो गया, कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, और यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। तो इसमें बॉडी का जो वेट होगा, ये क्या होगा, ये जो बॉडी का वेट होगा, वेट ऑफ द बॉडी इज रियल वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है। वेट क्या हो जाएगा एम इंटू जी। अगर कोई लिफ्ट है, वो लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक नंबर फ्लोर से 5 नंबर फ्लोर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसमें वेट हम लोग अगर एक आदमी खड़ा है तो उसका वेट का क्या डिफरेंस आएगा, वो क्या फील करेगा, वो खुद को हेवी फील करेगा, मतलब खुद को ज़्यादा वेट फील करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो वेट फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वेट इजिकल टू, ऐसे तो हम लोग अगर स्टेशनरी रहा तो ये होता है वेट इजिकल टू एम इंटू जी, लेकिन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इसमें ऐड हो जाएगा, तो एम कॉमन हो जाएगा जी प्लस ए। तो ये याद रखेंगे हम। अगर ऐसे ही वेट अगर नीचे की तरफ आ रहा है लिफ्ट, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम लोग क्या होता है नीचे की तरफ आते हैं तो हल्का लगता है ना हम लोगों को, तो वो क्यों होता है, एम इंटू जी से हम लोग का जो वेट है उसमें से क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है उससे मास का मल्टीप्लाई वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक कंडीशन आता है जहाँ पे क्या होता है, जो वस्तु है वो क्या करता है, उसका वेट कितना होता है, अगर कोई लिफ्ट फ्री फॉल करता है कहीं पे, लिफ्ट अगर इसका केबल है ये टूट गया, तो ये लिफ्ट क्या होता है फ्री फॉल होता है, मतलब बहुत ज़ोर से नीचे आ जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई वेटलेसनेस फील होता है, ठीक है, इस कंडीशन में वेटलेसनेस कंडीशन फील होता है, जहाँ पर वेट ज़ीरो होता है। कैसे होता है, डब्ल्यू डैश के बारे में बात करें, डब्ल्यू डैश हो जाएगा एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, तो एम कॉमन हुआ, जी माइनस जी ज़ीरो हो जाएगी ये सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के समान हो जाएगा, तभी तो ये एम जी कट जाएगा, तभी तो ज़ीरो आ जाएगा ना। तो इस एक्सपीरियंस को बोल रहे हैं हम वेटलेसनेस, जब व्हेन अ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक, ये कंडीशन हमको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि जो एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उसके फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी मतलब कोई वस्तु अगर अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है हम लोग का, ये इसमें से अगर कोई वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे, ठीक है, कितना वेलोसिटी, कितना बेग वेलोसिटी में अगर फेंके तो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे बाहर चला जाएगा और कभी रिटर्न नहीं आएगा। इस वेलोसिटी को बोलेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जा रहा है,
ठीक है। तो इसका मान कितना होता है 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज अ मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम, ये वेलोसिटी मिनिमम होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी इन विच ए बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस upward from the earth's surface so that it just cross the earth's ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न्स। यही तो बात बोले कि हम जो कोई भी वस्तु अगर यहाँ से कितना मिनिमम वेलोसिटी में ऊपर की तरफ फेंके कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ के बाहर चला जाए और ये कभी अंदर रिटर्न ना कर पाए, ठीक है। अर्थ क्या करता है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जितना तक है उसमें से हर एक चीज़ को खुद की तरफ खींच लेता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कितना होगा, ये वाला फॉर्म वी ई से हम डिनोट करते हैं एस्केप वेलोसिटी का। वी का मान कितना होता है, वी ई इज इक्वल टू सिंपली 2g√2gm/r और इसका वैल्यू हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपली इसको हम देख लिए। और इसका वेलोसिटी का हर एक प्लेनेट में इसका अलग अलग होता है। जैसे कि अर्थ के बारे में बात की, जिन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ और मून के ये दोनों को ही हम याद रखेंगे। मून का कितना होता है, इतना ज़्यादा, अर्थ से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मार्स में बहुत कम होता है, हाफ हो जाता है अर्थ से, ठीक है। लेकिन अर्थ का ही देखेंगे हम, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में अगर पूछ लिया तो 11,000 के आसपास होगा। अगर किलोमीटर पर सेकेंड की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब ये सन हो गया हम लोग का, और ये जो ऑर्बिट में अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट है, वह सन है, उसके एक सैटेलाइट होगा और वह प्लैनेट होगा, तो एक ऑर्बिट में घूम रहा है और वो ऑर्बिट में घूमने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए। तो उस हिसाब से उस वेलोसिटी में वो ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अगर उसका उस वेलोसिटी में कम हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हर एक सैटेलाइट का अपना एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उसका एक रोटेशन के लिए, ऑर्बिट में रोटेशन करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v0 इज इक्वल टू √gm/r। तो अगर इस फॉर्मूला को देखेंगे और इसके वेलोसिटी की फॉर्मूला को देखेंगे तो ये लगभग सिमिलर है। तो इसके लिए दोनों को एक कंपेयर करके एक फॉर्मूला बनाया कि एक का जो इसके वेलोसिटी वो क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ द अर्थ वेलोसिटी, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये वाला सेक्शन हम लोग का हो गया कि इसके वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको हम याद रखेंगे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इसका इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ये तो हाँ, इसके बाद हम कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो ये थोड़ा बहुत देख लेना, इतना ज़रूरी नहीं कि जो क्लॉडियस टॉलेमी होता है, निकोलस का कोपरनिकस है, ये गैलीली जो कुछ जो कंट्रीब्यूट किया है, क्या कुछ उन्होंने बताया कि क्या, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। जैसे कि गैलीली व्यू इज ऑफ द यूनिवर्स इज व्हिच द अर्थ वाज डिमोटेड फ्रॉम द सेंटर। ये जो उन लोगों ने बताया, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, ठीक है, ये देख लेना। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि केपलर का जो प्लानिटरी मॉडल है उसको बारे में बात करेंगे हम, कि उसका 3 जो लॉ होता है, कौन सा लॉ में क्या बात की, और उसका एक मेन जो 3rd लॉ में जो फॉर्मूला है वो उससे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो केपलर्स लॉ क्या बोल रहे हैं, केपलर्स जो 1st लॉ है वो उसमें क्या बताता है, उसमें बताता है कि planets always move around the sun in a elliptical orbit with the sun situated at the center its focus। तो इसमें क्या बताया कि जो हर एक प्लेनेट होता है वो क्या करता है, अर्थ को रोटेट करने के लिए एक ऑर्बिट में रोटेट करता है। एक ऑर्बिट क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और ऑर्बिट में ऑर्बिट में सन को क्या करता है, सेंटर में सिचुएटेड करता है, और वो सेंटर होता है अर्थ का, वो उसका फोकस होता है, ठीक है। फोकस मतलब
ये रहा फोकस, ये रहा और एक फोकस, ये रहा सेंटर। सेंटर पे नहीं, फोकस में रख के उस वो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिट में उस एक प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट रोटेट करता है हमेशा, ठीक है। ये रहा उसका फर्स्ट लॉ। उसके बाद उसने सेकेंड लॉ में क्या बताया, ए लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड ए प्लैनेट स्वेप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। मतलब क्या बोल रहे हैं सिंपल टर्म्स, ये रहा हम लोग का सन और एक प्लैनेट है, ये यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहे हैं एक ऑर्बिट में, ये कर रहा है 1 महीने में, ठीक है, 1 मंथ में। इसमें जो ये अगर जो इसमें अगर लाइन ज्वाइन करे और इसका जो एरिया अगर निकाले, तो ये एरिया हमेशा कोई भी अगर इसका सेम टाइम पीरियड होगा, यहाँ से यहाँ 1 महीने तक जा रहा है और ये सेम लाइन की तरफ ज्वाइन करे और इसका एरिया अगर फाइंड आउट करे, तो ये एरिया हमेशा इस दोनों एरिया हमेशा समान होगा। अगर कहीं पर ये वाला टाइम 1 महीने यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन अगर यहाँ पे लाइन ज्वाइन करे और ये वाला सेक्शन कैलकुलेट करे एरिया कितना होगा, तो ये एरिया भी हमेशा इक्वल होता है। तो ये केपलर ने सेकेंड लॉ में ये बताया। और थर्ड लॉ में क्या बताया, थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा चढ़ा के क्या बोला कि इसका मान लीजिए यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। मान लीजिए एक ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फोकस में सन है, इसका फोकस में सन है, ठीक है, ऐसे सन बना दिया हम लोगों ने, इसका सन है और एक प्लैनेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, सिंपली क्या बोला है, इसका टाइम पीरियड जो होगा, एक टाइम पीरियड में रोटेट कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड इसका स्क्वायर किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है इसका क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल बात बता रहा है। इसका सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, ये होगा इसका मेजर एक्सिस, ठीक है, ये रहा इसका मेजर एक्सिस। तो इसका सेमी मेजर एक्सिस के बारे में बात करें, इसका सेंटर होगा ये, तो ये होगा इसका सेमी मेजर एक्सिस ए, ठीक है। ये रहा इसका मेजर, ये होगा इसका सेमी मेजर, ठीक है। तो ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। यही बात इसका बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया कि द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज 8 टाइम्स ऑफ द बी। ए बी का दोनों बोल दिया। अगर ऐसे बात बोला तो ये इसमें से हम इसका टाइम पीरियड का जो ये है, ये 8 स्क्वायर करके यहाँ से हम जो इसका जो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए निकालने को बोला है, तो ये ए सेमी मेजर एक्सिस ए बी से कितना क्या होगा, इसका डायरेक्ट रिलेशन हम निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन है, ये देख लेना, उसके बाद हम फ्लूइड के ऊपर आएंगे। तो अच्छा, फ्लूइड करने से पहले एक दो चीज़ बताना होगा, वो है कि हम लोग का जो सैटेलाइट वगैरह वो भी देखना पड़ेगा। सैटेलाइट में क्या है, जो हम लोग सैटेलाइट पढ़ते हैं ना कि PSLV GSLV, वो सारे चीज़ हमको देखना पड़ेगा। पेज ऐड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, सैटेलाइट के बारे में बात करें, ये कहीं पे पूछ लेता है सैटेलाइट में 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। नेचुरल जैसे कि मून हो गया हम लोग का, ठीक है, और आर्टिफिशियल में 2 होता है, एक पोलर सैटेलाइट होता है, एक पोलर होता है सैटेलाइट, और एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट मीन्स जो सैटेलाइट जो अर्थ के एकदम जो पोलर ऑर्बिट में जो कवर करता है, जैसे कि इसका पोलर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होता है 2200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की तरफ होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है क्या, जो इसका मेन फंक्शन होता है कि अर्थ का जो वेदर इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन वगैरह होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह होता है, ये कंप्लीट करता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इसको हम क्या किससे डिनोट कर सकते हैं, PSLV। जो पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च करता है, इस लॉन्चिंग व्हीकल को हम बोलेंगे PSLV, मतलब पोलर सैटेलाइट, सॉरी PSLV,
पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो लॉन्च करता है उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। और जियो स्टेशनरी क्या होता है, जो सैटेलाइट जो ट्रैकिंग वगैरह करता है, ठीक है, ईच अदर जो प्लैनेट में होता है उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये इसका काम ही होता है डिस्टेंस मेजर वगैरह करता है। इसका जो हाइट होता है वो कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 36,000 के आसपास होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत सैटेलाइट के बारे में हम लोगों ने देख लिया और कुछ इतना नहीं है। उसके बाद हम फ्लूइड की तरफ आते हैं, ठीक है। फ्लूइड के ऊपर वैसे हाँ, फ्लूइड की तरफ आते हैं। फ्लूइड में क्या बोला है, फ्लूइड में 2-4 चीज़ हमको पढ़ना होगा। एक तो डेंसिटी हो गया, उसके बाद जो विस्कोसिटी हो गया, कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, स्पेसिफिक वेट, ठीक है, बॉयंसी वगैरह, ये सारा कुछ आर्किमिडीज लॉ, ये सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। उसके बाद ही हम लोगों का जो सेक्शन हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें व्हाट इज मास डेंसिटी, व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड में 2 चीज़ पड़ता है, एक तो लिक्विड होता है और एक गैस होता है। गैस और लिक्विड दोनों को हम एक साथ फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड में 2-4 चीज़ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में। एक तो उसका डेंसिटी हो गया, डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। रो इज इक्वल टू m/v, मतलब उसका मास और उसका वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो को हम बोलेंगे उसका डेंसिटी। दस द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड डेंसिटी। It denoted as the symbol of rho and the reciprocal of the density is specific volume, ठीक है। डेंसिटी का रेसिप्रोकल मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। इसका रिवर्स को बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद होंगे स्पेसिफिक वेट के बारे में। स्पेसिफिक वेट, व्हाट द वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम। मतलब इसका फ्लूइड का वेट और फ्लूइड का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसको ही बोलेंगे हम वेट डेंसिटी, ठीक है। उसका वेट और उसका वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे हम वेट डेंसिटी और द स्पेसिफिक वेट। ये सारा जो चीज़ है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सारा कुछ हम लोग को जो मैकेनिकल पढ़ता है ना, मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स करके एक चैप्टर होता है, उसमें बहुत डीपली पढ़ाता है, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत छोटा जान के डेफिनेशंस वगैरह, फॉर्मूला वगैरह हम देखेंगे जिसमें से क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस क्या होता है, जो जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका डेंसिटी निकालना होता है वो ऊपर रहेगा, और जो स्टैंडर्ड डेंसिटी जो डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, इन दोनों का रेशियो ही होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। किसका जिसका निकालने बोले, मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, जैसे कि स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद फॉर द लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर एंड द गैस के स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो अगर हम पूछे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें अगर किसी भी वस्तु का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे तो उसका अगर डेंसिटी पता होगा तब उसका जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा उसका वाटर का हमेशा हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होता है, तो वाटर का स्पेसिफिक डेंसिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका डेंसिटी यहाँ पे लिखेंगे, तो उसका रेशियो बना देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, compressibility can be defined as a frictional change in the volume to the pressure। प्रेशर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, इसको ही हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। गैस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, लिक्विड है जनरली इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। गैस क्या होता है, हाईली गैस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड इज मोस्टली इनकॉम्प्रेस। जो आइडियल फ्लूइड वगैरह होता है वो क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल टाइप होता है, मतलब उसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इन सिंपल टर्म्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड ऐसे फ्लो करने की कोशिश फ्लूइड है
ये फ्लूइड है, ठीक है, मान लीजिए ये फ्लूइड है, ये फ्लो करना हम इसको फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फ्लूइड अपने को फ्लो करने से मना कर रहा है, एक रेजिस्ट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच इट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब वो फैलना नहीं चाहता है, ठीक है, सिंपल टर्म्स, ठीक है। रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस और द एक्सटर्नल स्ट्रेस, मतलब जो फ्लूइड है वो अगर रेजिस्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने अंदर से, उसको ही हम बोलेंगे विस्कोसिटी, ठीक है। और उसके बाद हम बॉयंसी की तरफ बात करें। बॉयंसी क्या होता है? बॉयंसी अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग इन द लिक्विड और द वाटर। क्या होता है? जो अगर कोई बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है और फ्लोट कर रहा है, वो अगर लिक्विड उसको अपवर्ड एक फोर्स लगा रहा है, ये लिक्विड है हम लोग का, ये लिक्विड अगर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, तो ये जो फोर्स होगा इसको बोलेंगे हम बॉयंसी फोर्स। आइकन डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स। इसको पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। और एक होता है सेक्शन जो यहाँ पे नहीं है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का कंडीशन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ सरफेस टू श्रिंक इनटू अ मिनिमम सरफेस एरिया इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस अगर श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है मिनिमम सरफेस एरिया में, उसको ही हम बोलेंगे सरफेस टेंशन, ठीक है। फॉर्मूला उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि लिक्विड का प्रेशर का जो फॉर्मूला है, वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिक्विड प्रेशर पी से अगर डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रो जी एच, ठीक है। ये हाइट हो गया, ये हो जाएगा ग्रेविटेशन, ये हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है। और एक दो चार चीज़, एक तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज सिंपल टर्म्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इट्स ओन वेट ऑफ फ्लूइड। मतलब कोई भी वस्तु, पॉट है, इसमें वाटर वगैरह कुछ भी हो, फ्लूइड है, इसमें अगर एक वस्तु को हम डालने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेगा? कुछ वाटर बाहर फेंक देगा। क्यों बाहर फेंक रहा है? क्योंकि इसका जो वस्तु का जो वेट होगा, इस वेट का ही सेम वेट का फ्लूइड ये डिस्प्लेस्ड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये 2 kg 6 kg का वस्तु है, ठीक है, इसका बॉयंसी फोर्स 2 kg है, तो ये 2 kg का फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। मतलब जो बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स मतलब जो अपवर्ड फोर्स जो फोर्स लिक्विड लगा रहा है, ये उस फोर्स का ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। बॉयंसी फोर्स ए बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है। जो बॉयंसी फोर्स लगा रहा है, उस जो वेट हैगा, उस फोर्स का फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा, यानी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इट्स ओन वेट ऑफ द फ्लूइड। उसके बाद फ्लोटेशन का 3 कंडीशन होता है। एक तो होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और द डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड होता है। जब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड से कम हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी का डेंसिटी रो बॉडी इज लेस देन रो फ्लूइड। अगर फ्लूइड का जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? ये फ्लोट करेगा, बॉडी ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा। अगर इसका रो बॉडी इज इक्वल टू रो फ्लूइड, जो डिस्प्लेस फ्लूइड है और जो बॉडी है, दोनों का डेंसिटी अगर इक्वल हो जाएगा, तो ये बॉडी पूरा अंदर जाके ऐसे फ्लोट करेगा, ठीक है, पूरा सबमर्ज होकर फ्लोट करेगा। और अगर ये बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उससे, तो क्या हो जाएगा? बॉडी डीप अंदर चला जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, ऐसे ही ना। तो क्या होता है, यहाँ पे बॉडी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 3 कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग कब करेगा, सबमर्ज्ड होकर फ्लोट कब करेगा, और श्रिंकिंग कंडीशन कब हो जाएगा। इफ अ ऑब्जेक्ट इज लेस डेंस देन द लिक्विड द फोर्स कैन बी केप्ट एज द ऑब्जेक्ट अफ्लोट, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर कॉर्क वगैरह कोई भी
थर्मोकोल वगैरह अगर वो हम वाटर में डाले तो फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि उसका जो बॉडी का डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है जो डिस्प्लेस फ्लूइड है तो उससे, तो ये इसलिए इसलिए बहुत ऊपर ऐसे तैरता है। लेकिन यहाँ पे अगर मेटल बॉल कोई होगा, लोहे का बॉल होगा और उसको पानी में डाल दे तो बहुत नीचे श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है वो ज़्यादा हो जाएगा जो फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमको देखना पड़ता है और उतना ज़्यादा इसमें पूछेगा भी नहीं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया, ठीक। तो और कुछ नहीं है, हाँ। और उसका जो ये सफिशिएंस का फॉर्मूला वगैरह पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया ग्रेविटेशन एंड दूसरा क्या किया हम लोगों ने, फ्लूइड किया। तो ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग करेंगे बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का क्लास आएगा इसके बाद। तो थैंक यू सो मच। इसका जो PDF वगैरह होगा क्लास का ही PDF, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग अपडेट कर देंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली क्लासेस के लिए। और एक बात, जो ये जनरल साइंस का चल रहा है ये तो चलेगा, और जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट है उसके लिए आज या कल जो हम लोग का इंडस्ट्रियल चल रहा था वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लास 5 इसका इंडस्ट्रियल का आ जाएगा, ठीक है। और जो ये जनरल साइंस चल रहा है ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा, उसके साथ ये इंडस्ट्रियल ऐसे अपडेट हो जाएगा। और बाकी हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट रेलवे, जनरल साइंस, मैकेनिकल उसका प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग का क्लास नंबर 13 होगा, बायोलॉजी के ऊपर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।